हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर सी प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज व्हाट फंक्शंस। ये वर्ड हम डे वन से सुन रहे हैं। डे वन से मेन इज अ फंक्शन, प्रिंट एफ इज अ फंक्शन, गेट सी एच इज अ फंक्शन, एच टी आर आर ई वी इज अ फंक्शन, सी एल आर एस सी आर इज अ फंक्शन। लेकिन सर आज तक ये समझ में नहीं आया फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो आज वो दिन आ गया है जब हम ये समझेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। आज इसको बिल्कुल डिटेल में बात करते हैं और इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो रीजन से आप समझना। पहला, हम बोलते हैं सी इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जब भी सी को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हम हमेशा यही बोलते हैं सी एक फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको हम प्रोसीजर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसीजर। ओके, और दूसरा ये कि जब इसके बाद अभी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड में एंटर होगे, है ना, जब हम C++ पढ़ेंगे या आप जावा पढ़ोगे या पाइथन पढ़ोगे, अभी रिक्वायरमेंट आई आपकी तो वहां पर यही फंक्शन मेथड कहलाएंगे। वो क्यों कहलाते हैं वो आगे की बातें हैं कि जब एक फंक्शन क्लास का मेंबर बन जाता है तो वो मेथड हो जाती है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। लेकिन फिलहाल हम C में रहते हैं और ये समझते हैं फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, फंक्शंस को किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। तो चलिए बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, सी में फंक्शंस की इंपॉर्टेंस के बारे में। ओके, तो जब हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, देखो आप, अब हम सी को क्यों बोलते हैं कि इट इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि पहले फंक्शन की डेफिनेशन में आपको बताता हूं। फंक्शंस आर स्मॉल मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम। हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस आर स्मॉल मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम। मॉड्यूल मतलब सब टास्क, मॉड्यूल का मतलब है सब टास्क। ओके, फंक्शंस आर स्मॉल मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम, मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम which is used to reduce size of main program, which is used to reduce size of main program। ये फंक्शन की सबसे सिंपल डेफिनेशन है। Functions are small module of a program which is used to reduce the size of main program। कि आपके मेन प्रोग्राम की साइज को अगर रिड्यूस करना है, सो द बेस्ट ऑप्शन यू शुड गो फॉर अ फंक्शन। और हम क्यों हम सी को बोलते हैं इट इज फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि अगर हम सी के स्ट्रक्चर को देखें तो आप देखो सी के डेवलपर ने हमें प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सारे फंक्शन दिए हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आप, ये हमारा मेन प्रोग्राम है, दिस इज आवर मेन फंक्शन। ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन होता है जहां पर हम सी का कोड लिखते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं मेन फंक्शन। लेकिन इस मेन फंक्शन के बिल्डअप में बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस का रोल होता है। ठीक है, ये है फंक्शन वन, मतलब ये फंक्शन वन है। ओके, मतलब ये मॉड्यूल है, दिस इज मॉड्यूल वन, फंक्शन वन। ये फंक्शन टू है, मतलब जब ये मेन मॉड्यूल हम डिजाइन करते हैं, दिस इज फंक्शन थ्री। आपने देखा हमने कितनी बार, अभी मैं आता हूं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और डिटेल में बोलते हैं, फंक्शन फोर। तो जब भी एक मेन प्रोग्राम बनता है तो इस मेन प्रोग्राम की डिजाइनिंग में मल्टीपल छोटे छोटे प्रोग्राम अपना रोल प्ले करते हैं। मतलब सी के डेवलपर ने क्या किया है, हमें केवल मेन फंक्शन ही नहीं दिया है, मेन के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम दिए हुए हैं और इन्हीं प्रोग्राम को कंबाइन करके हम हमारा मेन फंक्शन लिखते हैं। क्योंकि अगर ये प्रोग्राम नहीं होते तो शायद हमारे मेन की साइज डबल हो जाती। बताता हूं मैं आपको, देखो कैसे हो जाती। अगर सपोज मैं आपसे बोलता हूं अभी यहां पे, ठीक, अभी हमने बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शन को यूज करके प्रोग्रामिंग की है, लाइक प्रिंट एफ, स्कैन एफ। ठीक है, अगर स्ट्रिंग को रिवर्स करना था तो आपको याद है हमने अभी कैरेक्टर अरे का एक टॉपिक पढ़ा था, स्ट्रिंग, जहां पर हमने स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस देखे, str, upr, str, lwr। अब आपको क्या लगता है, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है केवल मेन में, मतलब ये अगर आपका मेन है ना, हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड कर ली हैं, डोंट, अभी मेजर लॉजिक ये है, आपको क्या लगता है यहाँ प्रिंटफ लिखने से डेटा प्रिंट होता है? मतलब यदि मैंने लिख दिया प्रिंटफ हेलो, तो क्या ये प्रिंटफ लिख देने से केवल डेटा प्रिंट हो गया, या CLR SCR लिख देने से स्क्रीन क्लियर हो गई? राइट, यदि केवल इसको लिखने से हेलो प्रिंट होता है तो बेटा फिर ये भी मैंने प्रिंटफ लिखा है, ये भी मैंने प्रिंटफ लिखा है, तो यहां पर भी बाय प्रिंट होना चाहिए। नहीं सर, यहाँ हेलो प्रिंट होगा, यहाँ एरर आ जाएगी।
अरे तो ऐसा क्या है, प्रिंटफ तो लिखा है ना, तो एरर क्यों आ रही है? इसका मतलब है केवल ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं। आप बोलोगे सर सी केस सेंसिटिव है, ठीक है, लेकिन वो स्मॉल प्रिंटफ में ऐसा क्या होता है कि आपका प्रोग्राम हेलो प्रिंट कर देता है? रीजन इज दैट कि जब आप प्रिंटफ लिखते हैं तो कहीं बैकग्राउंड में इस प्रिंटफ नाम का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। हम देख सकते हैं कहाँ है, ये बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। जब आप प्रिंटफ लिखते हैं तो कहीं बैकग्राउंड में पीछे इस प्रिंटफ नाम का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, और जब यहां पर आपने प्रिंटफ लिखा तो आपका प्रोग्राम यहां पर जाता है, इसको एग्जीक्यूट करता है और फिर वापस आता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कोड की है। सपोज कर लो, मान लेते हैं, चलो ये 200 लाइन ऑफ कोड है, इमेजिनेशन है अपना, ये 200 लाइन ऑफ कोड है। जब ये 200 लाइन का कोड चला तब जाके आपकी स्क्रीन पे हेलो प्रिंट हुआ है। बात समझ में आई आपके? क्लियर हुआ? जब यहां पर हमने लिखा CLR SCR, एक फंक्शन होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, राइट? तो ये CLR SCR नाम का एक प्रोग्राम है। जब ये प्रोग्राम चलता है तब जाके हमारी स्क्रीन क्लियर होती है। अब आप इमेजिन कर लो ये 100 लाइन ऑफ प्रोग्राम है। तो अभी आप देखो, अभी अगर मैंने आपको सिंपल एक प्रोग्राम दिया कि बेटा एक काम करो, अपना नाम प्रिंट करो, तो अभी आप कितनी आसानी से लिख देते हैं प्रिंटफ। मान लो अगर आपका नाम है अमित, तो आपने कितनी आसानी से लिख दिया प्रिंटफ अमित, मतलब एक लाइन में आपका प्रोग्राम बन गया। लेकिन अब यदि मैंने आपसे बोला देयर इज नो प्रिंटफ इन सी लैंग्वेज, सी में कोई प्रिंटफ फंक्शन है ही नहीं, अब नाम प्रिंट करो, तो अब कुछ नहीं है, केवल नाम प्रिंट करना है। लेकिन आपको ये 200 लाइन ऑफ कोड मेन में लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका नाम प्रिंट होगा। ये 100 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा जब जाके आपकी स्क्रीन क्लियर होगी। बात समझ में आ रही है? तो जो प्रोग्राम 1 और 2 लाइन में बन सकता था वो 300 लाइन को क्रॉस कर जाएगा। तो यही तो थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन दी है कि फंक्शंस आर स्मॉल मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ मेन प्रोग्राम। कि मेन प्रोग्राम की साइज को अगर रिड्यूस करना है, अगर आपको लगता है कि एक ही टास्क बार बार रिपीट करना है, सो बेटर है आप उसका एक फंक्शन बना के रख दो, आप उसका एक फंक्शन बना दो। तो आप देखो यहां पे हमने अभी तक ऐसे किसी प्रोग्राम का कोड नहीं लिखा जिसके लिए फंक्शन अवेलेबल थे। प्रिंटफ हमने नहीं लिखा, बना बनाया फंक्शन है। स्कैनफ हमने सीधे यूज किया। हमने कोड किसके लिखे? हमने कोड लिखे फैक्टोरियल ऑफ नंबर, रिवर्स ऑफ नंबर, अभी देख के आ रहे हैं प्रोग्रामिंग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, अभी हम देखा रिवर्स ऑफ नंबर। अब इमेजिन करो यदि आपको एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है और अगर ऐसा एक लाइन आपने लिखी फैक्टोरियल, और अगर आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया तो क्यों फिर मैं कोडिंग करूंगा? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस नाम का कोई फंक्शन नहीं है। तो अगर फंक्शन नहीं है तो यहां पर हमें बाकायदा 5, 7, 8 लाइन का कोड लिखना पड़ता है जब जाके आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है। तो अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम सी में पढ़े हैं, रिवर्स ऑफ नंबर, फैक्टोरियल नंबर, प्राइम नंबर, इवन ऑड नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, इमेजिन करो अगर इनके इनबिल्ड फंक्शन होते तो हमें कोड नहीं लिखना पड़ते। तो यहां पर आप समझना कि अब जो आज का एरा है, प्रोग्रामर उस लैंग्वेज को ज्यादा लाइक करता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनैलिटी हो, ज्यादा से ज्यादा फंक्शन मिले ताकि उसके लॉजिक कम लगेंगे। क्योंकि आपको अगर बने बनाए आप सोचो, बने बनाए फंक्शन अगर आपको मिल जाएंगे तो आप लॉजिक क्यों लगाओगे? मैंने प्रिंटफ से डेटा प्रिंट करने के लिए कोई लॉजिक थोड़ी ना लगाया, क्योंकि मुझे पता है इसका इनबिल्ड फंक्शन अवेलेबल है। इनबिल्ड मतलब रेडीमेड फंक्शन अवेलेबल है। तो समझ में आया फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम, ऐसे छोटे छोटे से स्मॉल मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब मेन के अलावा भी सी में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, और उन्हीं छोटे छोटे प्रोग्राम्स को, स्मॉल मॉड्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस। ठीक है। अब जब भी हम किसी फंक्शन की बात करते हैं तो सुनना, एक फंक्शन के लिए 2 कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन 3। ठीक, फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की कॉलिंग। डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग। अभी हम फिलहाल इन 2 पे बात करते हैं। डिक्लेरेशन थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं अपन कि डिक्लेरेशन क्या होता है। पहले आप डेफिनेशन और कॉलिंग समझो। जहां पर ये फंक्शन का कोड लिखा जाता है ना, जब भी एक फंक्शन का कोड लिखा जाता है तो ये डेफिनेशन, ये कहलाती है फंक्शन की डेफिनेशन, राइट? मतलब दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन डिफाइन हुआ है, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन। और जब उस डेफिनेशन को हम मेन में यूज करने के लिए उस फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा प्रिंटफ,
ठीक है, यदि मैंने लिखा CLR SCR तो ये आपने फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया। दिस इज कॉल्ड कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन की कॉलिंग कहलाती है। तो एक फंक्शन अगर कॉल हो रहा है तो उसका डिफाइन होना कंपलसरी है, और सेम नेम से डिफाइन होना कंपलसरी है विद द केस कि अगर लोअर केस में डिफाइन है तो लोअर केस में कॉल होना चाहिए। तो क्या हो रहा है देखो आप, जब यहां पर आपने प्रिंटफ लिखा तो कोई एरर नहीं आई। CLR SCR को आप VS कोड में यूज ना करें, टर्बो C++ के लिए आप यूज कर सकते हैं, राइट। जब मैंने यहां प्रिंटफ लिखा कोई एरर नहीं आई, क्यों? क्योंकि इस नाम का फंक्शन था। जब हमने स्कैनफ लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब हमने अभी पुटेस पढ़ा कोई दिक्कत नहीं आई, है ना, पढ़ा था प्रिंट पुटेस गेटेस, ये सारे फंक्शन कहीं ना कहीं डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं यहां लिखता हूं फैक्टोरियल, एरर आ जाएगी। प्राइम नंबर के लिए फंक्शन, एरर आ जाएगी, क्योंकि ये कोई भी फंक्शन पहले से प्री डिफाइन नहीं है। तो जो फंक्शन आपको दिए गए हैं, राइट, अब यहां पर आप सुनो, अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है ना तो आप अपने आप को इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए समझना, पहले ये समझ में आए कि फंक्शन क्या होते हैं, है ना। प्री डिफाइन मतलब फंक्शन आर स्मॉल मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम विच इज यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ मेन प्रोग्राम। ओके, अब यहां पर आप देखो समझना ध्यान से, ये जो फंक्शन होते हैं पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या एक्चुअली बोलना चाह रहा हूं। फंक्शंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब अगर हमसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक को हम बोलते हैं इनबिल्ड फंक्शन, वन इज कॉल्ड इनबिल्ड फंक्शन एंड सेकेंड इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक कहलाते हैं इनबिल्ड और सेकेंड कहलाते हैं यूजर डिफाइंड। इनबिल्ड फंक्शन को ही हम डिराइव्ड फंक्शन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिराइव्ड। इनबिल्ड मतलब ऐसे फंक्शन जो ऑलरेडी आपको डेवलपर ने डिफाइन करके दिए हैं या आपको नहीं बनाना है। ये सी के डेवलपर हैं जो डेनिस रिची भाई साहब, उन्होंने सारे फंक्शन आपको बना के दिए हैं, आपको बस इनको यूज करना है, कॉल करना है। तो ऐसे फंक्शन जो पहले से डिफाइंड है, जो पहले से इनबिल्ड है, इनको बोलते हैं इनबिल्ड फंक्शन या डिफाइंड फंक्शन या डिराइव्ड फंक्शन, सॉरी, राइट। लेकिन यदि आपको लगता है कि सर बीइंग अ प्रोग्रामर मुझे भी अपने फंक्शन बनाने हैं, ओके, आप भी अपने फंक्शन बनाना चाहते हो, अगर हम बात करें सी की तो सी के डेवलपर ने आपको जो टोटल फंक्शन दिए हुए हैं वो है 32,000। जावा में इससे 10 गुना ज़्यादा है, पाइथन में इससे 10 गुना ज़्यादा है, राइट। इसीलिए जो अभी लेटेस्ट बात हम करते हैं जावा पाइथन की करते हैं, क्योंकि फंक्शनलिटी इन टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा है सी से, राइट। तो सी के डेवलपर ने हमें टोटल कितने फंक्शन दिए? 32,000, जिनको आपको केवल यूज करना है। देयर इज नो नीड टू डिफाइन दिस फंक्शन। लेकिन इनमें प्राइम नंबर का प्रोग्राम नहीं है, पैलिंड्रोम का प्रोग्राम नहीं है, रिवर्स ऑफ नंबर का प्रोग्राम नहीं है, आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि आप समझना, आप अभी बात जो कर रहे हैं वो उन फंक्शन को हम यूज करा अभी तक हमने जो सी के डेवलपर ने आपको दिए हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर के लिए आप देखो 3 पर्सन 3 रोल प्ले करते हैं। एक डेवलपर होता है, एक प्रोग्रामर होता है ना, और एक यूजर होता है। समझना, यूजर मतलब ये हम बात कर रहे हैं एंड यूजर की। एंड यूजर मतलब जिसको कोई मतलब नहीं है, वो तो केवल सॉफ्टवेयर को यूज करता है। लेकिन एक डेवलपर के लिए प्रोग्रामर भी तो यूजर ही होता है ना। अरे यूजर का मतलब क्या होता है बेटा? यूजर का मतलब जो किसी की दी हुई चीज को यूज करता है। तो सी के डेवलपर ने अगर आपको कोई फंक्शन दिए हैं तो बीइंग अ प्रोग्रामर आप उनको यूज कर रहे हो, और आप बीइंग अ प्रोग्रामर जो सॉफ्टवेयर बना के दोगे उसको आपका एंड यूजर यूज करेगा। एंड यूजर मतलब जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो। तो समझना, अब आप मुझे बताओ, इन तीनों में डेवलपर का फंक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अरे इस एंड यूजर का तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपने फंक्शन यूज किया नहीं किया, उसको तो ये भी नहीं पता होता है कि कौन सी लैंग्वेज में क्या लिखा गया है। आप में से मैक्सिमम लोग व्हाट्सअप यूज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं से व्हाट्सअप किस टेक्नोलॉजी में बना है तो मैक्सिमम पीपल डोंट नो, बी एज ए बिगिनर। यदि मैं आपसे भी बोलता हूं बस गूगल आप यूज करते हैं, गूगल किस टेक्नोलॉजी में लिखा गया है तो आपको नहीं पता है। गूगल का कोड किस में लिखा गया है तो आपको नहीं पता है।
पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज ए यूजर आप बोलोगे सर मुझे क्या करना है, क्योंकि गूगल को तो एक 9th क्लास का बच्चा भी यूज करता है, व्हाट्सअप तो आज 5th क्लास का बच्चा भी चला रहा है, उससे पूछो तो बोला मुझे क्या करना है। अरे बिल्कुल, एंड यूजर को क्या करना है। बात हो रही है इन दो की। यदि आप ये समझ गए ना बस डेवलपर और प्रोग्रामर का रोल, तो ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा आपको। राइट, सुनना, डेवलपर वो पर्सन होता है जो आपको फंक्शन बना के देता है, और प्रोग्रामर वो पर्सन होते हैं जो इसके बने हुए फंक्शन को यूज करके सॉफ्टवेयर बना के यूजर को देते हैं। जैसा हमने अभी किया, हमने प्रिंटफ को यूज किया, हमने स्कैनफ को यूज किया, हमने पुटेस को यूज किया, तो ये सारे फंक्शन आपको डेवलपर ने बना के दिए थे ना, लेकिन केवल कितने दिए हैं, 32,000। अब आप अगर केवल इनको यूज ही करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, फिर लाइफ टाइम हम प्रोग्रामर से खुश रहेंगे, लेकिन इसके आगे भी जाना है ना डेवलपर वाले लेवल पे। तो यदि डेवलपर लेवल पे जाना है तो मुझे फंक्शन यूज करते नहीं बनाते भी आना चाहिए। मुझे यह भी पता होना चाहिए कि फंक्शन बनते कैसे हैं, क्योंकि एज ए प्रोग्रामर तो मैं केवल फंक्शन को यूज कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आपको फंक्शन डिफाइन करना है, अब आप सोचो जिन प्रोग्राम की अभी मैंने नाम लिए, अगर आप इनके इनबिल्ड फंक्शन, इनके भी फंक्शन बना दोगे, प्राइम नंबर का फंक्शन अवेलेबल है, लेकिन ये किसके लिए बनाओगे आप। कोई भी डेवलपर फंक्शन खुद के लिए नहीं बनाता है, फंक्शन बनाए जाते हैं प्रोग्रामर के लिए। तो आपने सोचा सर वेरी गुड, आने वाला जो प्रोग्रामर है जो आज से 2 साल बाद सी पढ़ेगा, मैं उसके लिए फंक्शन बना देता हूं ताकि उसको कोडिंग ना करना पड़े। बिल्कुल सही। यदि आपने सारे उन प्रोग्राम्स के जिसके लिए भी कोडिंग लिखना पड़ती है, यदि आपने फंक्शन डिफाइन कर दिए तो बस खत्म, फिर इसके बाद सी कौन पढ़ेगा। मतलब किसी को लॉजिक लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब आपके बने बनाए फंक्शन यूज करेंगे। जैसे आप यूज कर रहे हैं डेनिस रिची के फंक्शन, बिल्कुल सही है। तो डेवलपर लेवल पे अगर आपको जाना है तो आपको फंक्शन बनाना भी सीखना पड़ेगा। तो वही हम बात कर रहे हैं कि यदि आप अपने खुद के फंक्शन बनाएंगे, खुद के फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो वो कहलाते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। तो इनबिल्ड और यूजर डिफाइन दोनों फंक्शन में डिफरेंस समझ में आया। डेवलपर प्रोग्रामर के रोल में डिफरेंस समझ में आया। ये केवल फंक्शन के लिए बता रहा हूं मैं, नहीं तो प्रोग्रामर के अपने रोल्स होते हैं, डेवलपर के अपने रोल्स होते हैं। ठीक है, हम केवल इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अब ये हमने बात की इनबिल्ड फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन। ओके, लेकिन अब ये जो फंक्शंस हैं, अगर आप बोलोगे सर सी के डेवलपर ने इतने सारे फंक्शन आप बोल रहे हो दिए हैं 32,000, तो ये सारे फंक्शन उसने कहां रखे हैं, कहीं तो होंगे ना। तो अब समझना, ये सारे फंक्शन सी के डेवलपर ने मुझे एक फाइल में दिए हुए हैं। देयर इज अ फाइल, और आपको पता है कंप्यूटर में डेटा को सेव करने का जो तरीका होता है वो फाइल होता है। बिना फाइल के आप डेटा सेव ही नहीं कर सकते। आप सोचिए वर्ड में फाइल बनती है, एक्सेल में फाइल बनती है, तो वैसे ही सी की फाइल बनती है .c एक्सटेंशन के साथ। वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx, एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन होता है .xls, पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन होता है .py, जावा. वैसे ही अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी ऐसी फाइल मिलती है जिसका एक्सटेंशन .h है, .h, अब आपको शायद समझ में आएगा कि हम ऊपर हैश इंक्लूड stdio.h क्यों लिखते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जब आप अपने प्रोग्राम सिस्टम में कोई भी ऐसी फाइल देखेंगे जिसका एक्सटेंशन .h है, तो बिना सोचे समझ जाना कि इसमें C और C++ के, क्योंकि C++ भी इंक्लूडेड है, इनबिल्ड फंक्शन रखे हुए हैं। C++ के जो इनबिल्ड फंक्शंस हैं वो कहां हैं, इस .h नाम की हेडर फाइल में। और C ने आपको, C के डेवलपर ने आपको ऐसी बहुत सारी हेडर फाइल्स दी हुई है जिसमें अलग अलग इनबिल्ड फंक्शन रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन है सर एक ही हेडर फाइल में सब क्यों नहीं रख दिया। बताता हूं, भी उसका भी रीजन आपको देता हूं मैं, कि एक ही हेडर फाइल में सब रख देते, हेडेक ही खत्म, टेंशन ही खत्म। लेकिन उसका भी रीजन है कि क्यों उसने अलग अलग हेडर फाइल्स बनाई हैं, बात करते हैं उसकी भी अपन। राइट, लेकिन ये समझ में आया आपको कि जितने भी इनबिल्ड फंक्शंस हैं, दैट ऑल फंक्शंस आर बिलोंग्स टू हेडर फाइल्स। ये सारे फंक्शन कहीं ना कहीं हेडर फाइल्स में रखे हुए हैं। और अगर आपको इन फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करना है, तो पहले अपन बात करते हैं कौन सी हेडर फाइल में कौन से फंक्शन है। देखो आप, ये जो हेडर फाइल है stdio.h, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसमें वो फंक्शन रखे हुए हैं जो इनपुट आउटपुट के लिए यूज आते हैं, लाइक प्रिंटफ, स्कैनफ। इसमें आपको प्रिंटफ, स्कैनफ फंक्शन मिलेंगे। ओके, देन देयर इज अ हेडर फाइल कॉल्ड conio.h। conio.h में आपको मिलेंगे कंसोल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन।
कंसोल इनपुट आउटपुट लाइक गेट सी एच एक फंक्शन होता है, गेट सी एच ई एक फंक्शन होता है कैरेक्टर को रीड करने के लिए। तो कंसोल से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं दैट यू विल फाइंड इन conio.h नाम की हेडर फाइल में मिलेंगे आपको। ओके, stdio.h में क्या मिलेंगे, प्रिंट एफ, अभी आगे फाइल हैंडलिंग के टाइम हम पढ़ेंगे एफ प्रिंट एफ, स्कैन एफ स्कैन एफ, ये सब मिलेंगे stdio.h में। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। यदि आपको लगता है आपको स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग करना है, सो देयर इज अ हेडर फाइल कॉल्ड string.h, इसमें आपको स्ट्रिंग के फंक्शन मिलेंगे। याद है अभी हमने स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग की थी, strupr, strlwr, strrev, strcpy, स्ट्रिंग रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं दैट यू विल फाइंड इन string.h हेडर फाइल। समझ में आ रहा है? अगर आपको लगता है कि आपको मैथ से रिलेटेड सी में कोड लिखना है, देयर इज एन हेडर फाइल math.h, इसमें मैथमेटिकल फंक्शन मिलेंगे, पावर, स्क्वायर रूट, साइन, कॉस, टेन, मतलब द फंक्शन विच इज रिलेटेड विद द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कि ऐसे फंक्शन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड है, दैट बिलोंग्स टू math.h हेडर फाइल। तो यदि आपको मैथमेटिकल रिलेटेड कोई कोड लिखना है, सो देयर इज एन हेडर फाइल कॉल्ड math.h। math.h में आपको वो फंक्शन मिलेंगे जो मैथमेटिकल कोडिंग से रिलेटेड है। लाइक अगर आप कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोड लिख रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सी में, साइन कॉस टेन की वैल्यू चाहिए, लॉग की वैल्यू आपको चाहिए, आपको एक नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करना है, all the function which is related with the mathematical operations belongs to math.h. There is a file called graphics.h. ग्राफिक्स से रिलेटेड फंक्शंस। यदि आपको लगता है आपको लाइन ड्रॉ करना है, जैसे एक सब्जेक्ट आप अभी पढ़ोगे आगे कहीं ना कहीं कंप्यूटर ग्राफिक्स, वहां पर आपको ये यूज में आएगी graphics.h नाम की हेडर फाइल। इसमें ग्राफिक्स से रिलेटेड फंक्शन है, ग्राफिक्स ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना है, यदि आपको लाइन सर्कल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है, ये वह फंक्शन graphics.h, मतलब देयर इज एन हेडर फाइल graphics.h, इसमें सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे। ओके, तो ये वो हेडर फाइल्स हैं, stdio, conio, string.h, math.h, graphics.h, देयर आर लॉट ऑफ हेडर फाइल्स। एक टॉपिक ही हम हेडर फाइल्स का देंगे क्योंकि वो कम से कम 1 घंटे का टॉपिक है फिर, लेकिन अभी फिलहाल हमें फंक्शंस की बात करनी है। तो ये वो हेडर फाइल्स हैं जिसमें सी के इनबिल्ड फंक्शन रखे हुए हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। सी ने अलग अलग हेडर फाइल बनाई है। अगर आपको इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन यूज करना है, गो फॉर stdio.h। यदि आपको ग्राफिक्स पे काम करना है, गो फॉर graphics.h। देखो, आप चीजों को डिवाइड करने से चीजें आसान हो जाती हैं। एक ही जगह सब कुछ होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ना, राइट? ये पहला रीजन है कि वाई हेडर फाइल्स आर दिस मच। लेकिन दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो अभी दूसरा है। अब देखो, आप यदि आपको लगता है कि आपको इनमें से किसी भी हेडर फाइल्स के फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करना है, आपको लगता है मुझे printf scanf को यूज करना है, आपको लगता है मुझे स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज करना है, तो सबसे पहले आपको इन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे तो इन फंक्शन की डेफिनेशन आपके प्रोग्राम में आएगी वर्चुअली, है ना, दिखेगी नहीं, ऐसे आ रही है, ठीक है, वर्चुअली आएगी। लेकिन जब तक इन हेडर फाइल्स के फंक्शन की डेफिनेशन आपके प्रोग्राम में नहीं होगी, तब तक आप एक भी फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर पाओगे। एरर आएगी, फंक्शन शुड हैव प्रोटोटाइप, अनडिफाइंड फंक्शन, प्रिंटफ। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर इन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कैसे करेंगे? तो अभी मैं आगे आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, सुनना ध्यान से, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। एक टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। टाइम है अभी इसको पढ़ने में, लेकिन अभी क्यों फिर सर आप इसको पिक्चर में ला रहे हो? इसलिए क्योंकि अभी इसका एक यूज मुझे अभी यहां करना पड़ेगा। एक्चुअली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सी में उन कमांड्स को बोला जाता है जो प्रोग्राम में मेन के भी पहले एग्जीक्यूशन में आती हैं। मतलब इन कमांड्स का एग्जीक्यूशन मेन के एग्जीक्यूशन के भी पहले होता है, और दैट्स द रीजन कि इन कमांड्स का एग्जीक्यूशन कंपाइलर नहीं करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्री प्रोसेसर वो कमांड होती है जिनका एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और प्री प्रोसेसर वो कमांड होती है जो हैश से सी में शुरू होती है, हैश, लाइक हैश। देयर आर मल्टीपल प्री प्रोसेसर कमांड, हैश इंक्लूड है, हैश डिफाइन है, हैश अनडिफ है, हैश इफ है,
-l से, ये बहुत सारी अलग अलग कमांड है, लेकिन फिलहाल मुझे अभी केवल इसकी बात करनी है। ये जो हैश से शुरू होने वाली कमांड होती हैं, इनको सी में बोला जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर, क्योंकि ये प्री प्रोसेस के पहले प्रोसेस में आती हैं। मेन का एग्जीक्यूट होना सबसे मेन प्रोसेस है, लेकिन जो प्रोसेस के पहले प्रोसेस में आ जाए वो प्री प्रोसेसर कहलाएगा। तो यदि आपको लगता है कि आपको किसी भी, ये हैश इंक्लूड का यूज क्या है, दिस इज अ प्री प्रोसेसर कमांड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन प्रोग्राम, कि जब भी किसी हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, सो विल गो फॉर दिस हैश इंक्लूड कमांड। समझ में आई बात आपको? बाकी हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के टाइम बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल आप केवल अभी कॉन्सेप्ट समझो कि यदि आपको किसी भी ऐसे फंक्शन को यूज करना है जो हेडर फाइल्स में रखे हुए हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। जब वो हेडर फाइल्स इंक्लूड होंगी तो उन हेडर फाइल्स के फंक्शन की डेफिनेशन आपके प्रोग्राम में आएगी और उसके बाद आप उन फंक्शन को यूज कर पाओगे, राइट? तो क्या लिखना है मुझे सबसे टॉप पे जाके, जो अभी तक हम लिखते आ रहे हैं, हैश इंक्लूड। अब ये सुनना ध्यान से, ये भी अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैश इंक्लूड से किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के कितने तरीके हैं और दोनों में कितने तरीके और उनमें डिफरेंस क्या है। तो पहला तरीका है हैश इंक्लूड में आप एंगुलर ब्रैकेट में उस हेडर फाइल का नाम लिख दो, लाइक stdio.h। पहला तरीका है ये एंगुलर ब्रैकेट, और दूसरा तरीका है डबल कोट्स। मतलब एंगुलर ब्रैकेट के बजाय हम डबल कोट्स को भी यूज कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है अभी मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डबल कोट्स। लेकिन देयर आर टू वेज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स, या तो आप एंगुलर ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं और यू विल गो फॉर दिस डबल कोट्स। आप डबल कोट्स को भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंस हम दोनों में समझते हैं, डोंट वरी, ठीक है? तो अब यदि मान लो आपको किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, तो आपने क्या लिखा, एंगुलर ब्रैकेट में stdio.h। तो क्या हुआ, जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, सॉरी दिस इज stdio.h, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो मेन के पहले वो सारे फंक्शन इस हेडर फाइल के आपके प्रोग्राम में इंक्लूड कर देगा। मतलब जितने भी फंक्शन होंगे stdio.h में, उन सब की डेफिनेशन इंटरनल मेमोरी में आपके प्रोग्राम में आ चुकी है। अब ध्यान सुनना ध्यान से, यदि उन सारे फंक्शन की डेफिनेशन आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो गई, तो ये जो प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम जिसमें अभी तक केवल एक फंक्शन हुआ करता था, अब मोर देन 20-25 फंक्शन हो गए जितने भी हेडर फाइल्स में होंगे। तो आप सोचो आपके प्रोग्राम की साइज इंक्रीज नहीं होगी क्या? अरे अगर मान लो एक प्रोग्राम जिसमें एक ही फंक्शन है और जैसे ही आपने इंक्लूड किया 25 फंक्शन और आ गए, तो नो डाउट ये प्रोग्राम की साइज को इंक्रीज कर देगा। और अगर प्रोग्राम की साइज बड़ी है तो ये तो मेमोरी इंक्रीमेंट हो रहा है ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। अब समझ में आया कि क्यों 32,000 फंक्शन एक साथ नहीं रखे उसने? क्योंकि अगर आप एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे और अगर 32,000 फंक्शन आ गए और यूज 5 को करना है, तो 5 फंक्शन के लिए 32,000 को लाना समझदारी है क्या? नहीं है। अरे बॉस, आप जिन फंक्शन को यूज करना चाहते हैं उन्हीं को इंक्लूड करो ना। मतलब हनुमान जी संजीवनी भी लाते तो भी लक्ष्मण भगवान की जान बच सकती थी, पर भगवान है वो तो पूरा पहाड़ उठा के ला सकते हैं। वो भगवान है, हम थोड़ी ना हनुमान है, ना हमारा सिस्टम हनुमान है। तो हमें वही लाना है जो काम का है। अगर आपको लगता है कि आपको केवल printf scanf को यूज करना है, तो आप stdio.h को लेके आओ, तो उतनी ही मेमोरी यूज होगी जितनी की एक हेडर फाइल्स के फंक्शंस के लिए जरूरी है। अननेसेसरी फंक्शन नहीं लाना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो दैट इज द रीजन व्हाई सी डेवलपर पुट एवरी फंक्शंस इन डिफरेंट हेडर फाइल्स, कि उसने फंक्शंस को उनकी वर्किंग के हिसाब से अलग अलग हेडर फाइल्स में रखा हुआ है, नॉट एवरी फंक्शन। रीजन समझ में आया? तो 2 रीजन है हेडर फाइल्स को बनाने के। एक तो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है ताकि अलग अलग फंक्शन रहे। दूसरा सबसे मेन रीजन ये कि अगर हेडर फाइल्स एक ही होती तो हर प्रोग्राम में 32,000 फंक्शन आते हैं जो कि अननेसेसरी है, और अब केवल वही फंक्शन आपके प्रोग्राम में आएंगे जितने आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये समझ में आया? अब ये क्वेश्चन है कि सर अगर मान लो मैं stdio.h को एंगुलर ब्रैकेट की जगह डबल कोट्स में लिखता तो क्या होता? अभी कुछ नहीं होता, प्रोग्राम इंक्लूड कर लेता। लेकिन फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस ये समझना, समझ में आ रहा है, क्लियर है? समझना ही पड़ेगा बेटा, जब लैंग्वेज ही फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो फंक्शन को तो घोट के पीना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, चॉइस ही नहीं है आपके पास, क्योंकि लैंग्वेज ही फंक्शन ओरिएंटेड है, इसीलिए टाइम दे रहे हैं हम इस टॉपिक को। ओके, तो यदि आपने किसी हेडर फाइल को एंगुलर ब्रैकेट से इंक्लूड किया है और अगर डबल कोट से इंक्लूड किया, तो डिफरेंस ये है, जब आप किसी हेडर फाइल को एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं तो आप देखो ये हेडर फाइल भी तो आपके सिस्टम में कहीं होगी ना। तो क्या होता है, जब आप सी के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो एक फोल्डर है लिब नाम का, ठीक है, इसमें ये सारी हेडर फाइल रखी हुई है। मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली, आई विल शो यू दैट फोल्डर, डोंट वरी। ये सारी हेडर फाइल्स, क्योंकि ये लाइब्रेरी है ना, एक्चुअली ये सी की लाइब्रेरी है, तो ये सारी हेडर फाइल्स कहां रखी हुई है, लिब नाम के फोल्डर में। तो जब हम किसी भी फंक्शन को इस एंगुलर ब्रैकेट, सॉरी किसी भी हेडर फाइल को इस एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम केवल इस फोल्डर में जाके इस हेडर फाइल को सर्च करता है, सारी वहीं रखी हुई है, अगर मिल गई तो इंक्लूड कर देगा, नहीं मिली तो एरर दे देगा, अनेबल टू ओपन हेडर फाइल। तो अभी एरर क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जितने इनबिल्ट फंक्शंस हैं उन सबकी हेडर फाइल लिब नाम के फोल्डर में है। लेकिन सपोज अगर आपने अपनी खुद की हेडर फाइल बनाएंगे हम अपनी खुद की हेडर फाइल भी अभी बनाएंगे, डोंट वरी, जिसमें हम हमारे फंक्शन रखेंगे। तो यदि मान लो मैंने अपनी खुद की हेडर फाइल बनाई है और उसमें मैंने अपने फंक्शन रखे हैं, तो मैं चाहता हूं सर मैं मेरी लोकेशन पे रखूंगा। मान लो मैंने उसको रखा डी ड्राइव में, डेटा फ्लेयर नाम के फोल्डर में, या आपके फंक्शंस रखे हुए हैं डेटा फ्लेयर में। आपने हेडर फाइल बनाई, मान लो आपने हेडर फाइल बनाई माई मैथ डॉट एच, इसमें आपने अपने मैथ के फंक्शन रखे हुए हैं। माई स्ट्रिंग डॉट एच, इसमें आपने अपने स्ट्रिंग के फंक्शन रखे हुए हैं। तो ये हेडर फाइल आपकी है, तो ये फोल्डर भी आपका अपना होगा। ये मैंने अपने फोल्डर में रखा डी में, डेटा फ्लेयर में। तो अब अगर आप सोचो मैंने यहां ऐसा लिखा, अब मुझे मेरे हेडर फाइल चाहिए, मुझे अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है, और अगर मैंने यहां लिखा एंगुलर ब्रैकेट में माई मैथ तो कोई हेडर फाइल नहीं है ना सी की अपनी, ये एरर आ जाएगी, अनेबल टू ओपन हेडर फाइल। तो अब क्या करना है आपको, अब दो चॉइस है, या तो अपनी हेडर फाइल्स भी इसी फोल्डर में रख दो लिब में, उन्हीं के साथ में जो सी के हेडर फाइल्स रखी हुई है, या फिर आपके पास दूसरी चॉइस ये है, अगर आप अपनी हेडर फाइल को प्रोग्राम में किसी स्पेसिफिक लोकेशन से इंक्लूड करना चाह रहे हैं, सो दैट वी विल गो फॉर दिस डबल कोट्स। क्या लिखूंगा मैं, D:// डेटा फ्लेयर स्लैश और अपनी हेडर फाइल का नाम mymath.h। जब भी किसी हेडर फाइल को आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन से इंक्लूड करना है, सो दैट वी विल गो फॉर डबल कोट्स और एंगुलर ब्रैकेट, तो अभी हमने बात करी है। तो डिफरेंस समझ में आया दोनों में, कि अगर आप किसी हेडर फाइल को डबल कोट से इंक्लूड करते हैं या एंगुलर ब्रैकेट से इंक्लूड करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज में, हाउ मेनी वेज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन सी एंड व्हाट इज द डिफरेंस। तो क्लियर है डिफरेंस, सामने है आपके डिफरेंस, राइट। तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, इनबिल्ड फंक्शंस की, राइट। तो इनबिल्ड फंक्शन कहाँ है, हेडर फाइल्स में, और इंक्लूड करने का तरीका क्या है, देयर इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कॉल्ड #include। एक्चुअली कमांड है जिसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, और हेडर फाइल को इंक्लूड करने के दो तरीके हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना, अगर आपको दो हेडर फाइल इंक्लूड करना है देन यू हैव टू राइट सेपरेट #include स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब अगर आपको दो हेडर फाइल इंक्लूड करना है, सो दैट यू विल गो फॉर #include stdio.h फर्स्ट वन एंड सेकेंड #include, और जो भी हेडर फाइल इंक्लूड करना है, सपोज आपको string.h करना है। अब अगर मैंने ये दो हेडर फाइल इंक्लूड करी है, सो नाउ इनसाइड दिस मेन आई एम गोइंग टू यूज ऑल द फंक्शन विच बिलोंग्स टू दिस हेडर फाइल, लाइक puts, str, rev, जो हमने किए हैं ये सब हमने स्ट्रिंग वाला टॉपिक आप देखोगे तो वहां मैंने ये सारे स्ट्रिंग फंक्शन यूज करे थे। printf जो कि बिलोंग करता है इस हेडर फाइल को, stdio, रिमेनिंग आर दिस वन। तो इनबिल्ड फंक्शन कैसे यूज करना है समझ में आया आपको, व्हाट इज इनबिल्ड फंक्शन, इनबिल्ड फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से इनबिल्ड फंक्शंस को हम यूज करेंगे, डिफरेंस क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शन में और इनबिल्ड फंक्शन में, क्लियर है। हेडर फाइल्स क्या होती हैं,
अब आप समझ पाओगे कि क्यों हम ये हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। अभी तक तो हम इंक्लूड कर रहे थे क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी प्रोग्राम की, क्योंकि अगर इंक्लूड नहीं करूंगा तो ये एक भी फंक्शन हम यूज नहीं कर पाते। और आप देखो डे 1 से हम इन फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, लेकिन समझा हमने आज है कि एक्चुअली फंक्शन होते क्या है। पर अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने फंक्शंस बनाने हैं। ये तो इनबिल्ड की बात हो गई, लेकिन सर मुझे अपने फंक्शंस बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं अपने फंक्शन बनाने के, या तो आप उनको बनाओगे लोकल या आप उनको बनाओगे ग्लोबल। अब फिर एक क्वेश्चन मार्क आ गया, सर ये लोकल और ग्लोबल मतलब क्या होते हैं। तो यदि आपको अपने खुद के फंक्शन डिफाइन करने हैं तो हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये अभी हमने बात किया इनबिल्ड फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, हेडर फाइल्स क्या होती है। तो एक बार पहले बहुत अच्छे से इसको समझ लो, फिर हम हमारे फंक्शंस डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए साथ में चलिए, बने रहिए इस कोर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक क्या करना है आपको पता है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।